तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 1 वीडियो आपको दे दिया गया है, जो कि ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको 1 घंटे 3 मिनट के अंदर 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादातर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए गए हैं जो कि आपके आए हुए या फिर रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या फिर रिपीट होते हैं हर बार। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस वाले वीडियो में कराई गई है। ठीक है, आज का जो ये वीडियो पार्ट 2 दिया जा रहा है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि सेकेंड केमिस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले जाके फर्स्ट वीडियो देख लें, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके हमने एक ही प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक भी दे रहे हैं और उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक भी दे रहे हैं। जैसे कि हमने कल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, उसमें 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। वैसे आज ये सेकेंड पार्ट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि 1 नंबर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। या तो ये आया हुआ क्वेश्चन है या इस बार आ सकता है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर जो पुराने पैटर्न होते हैं उसी के आधार पे ये क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 केमिस्ट्री का आपका सेकेंड केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले जो वीडियो आपको मिली है 1 घंटे की, वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि आपके लिए ही ये सभी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। और पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है? पहला आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि सेकेंड केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये जो आपका पहला चैप्टर है सेकेंड केमिस्ट्री का, उसका पहला पीवाईक्यू क्या है कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। अब जो हमने आपको सेकेंड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का पहला वीडियो अगर आप जाके देखेंगे, इसमें हमने एल्किल हैलाइड पढ़ाया हुआ है डिटेल में, वहां पे आपको इस एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र भी हमने बताया था। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन है CnH2n X5, बी ऑप्शन है CnH2n + 1x, या सी ऑप्शन है CnH2n, या डी ऑप्शन CnHn। अब इसमें से आप पहले खुद ट्राई करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया करें अपने कमेंट में, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इंतजार करें, आपको सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता क्या है? तो हमने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1x। ठीक है, जिसमें आपका n जो होता है वो नंबर होता है। n की जगह आप कोई भी नंबर लेके इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। देखिए, एल्किल हैलाइड का यही आपका सूत्र है CnH2n + 1 और x। n यहाँ पे आपका नंबर होता है, और वहीं अगर हम x की बात कर लें तो ये आपका हाइड्रोजन समूह होता है। हाइड्रोजन समूह यानी हाइड्रोजन ग्रुप होता है। हाइड्रोजन ग्रुप का मतलब क्या है कि इसकी जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सभी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व ले सकते हैं। इसकी जगह पे x की जगह पे रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम ये जो आपका एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला है, इसकी जगह n = 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो n की जगह अगर 2 रखें तो यही फॉर्मूला किसमें चेंज हो जाएगा? C, फिर n है, n की जगह 2 रख दीजिए, C2 हो जाएगा। H2 पहले से है, फिर H2n है, यानी हमें फिर से यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस लास्ट में आपका 1 है, और X ग्रुप की जगह मान लीजिए हम Cl ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? Cl। तो पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? C2, अब H2 × 2 है, यानी कि H4 हो जाएगा। C2
H4 और यहाँ पे एक पहले से प्लस में है तो C2H5 हो जाएगा, ठीक है। C2H5 और Cl, यानी कि आपका एल्किल हाइलाइड बन जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से C2H5 जो है, C2H5 यानी एथिल और Cl यानी क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड जो बना है ये आपका एल्किल हाइलाइड ग्रुप का एक तत्व है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यही आपका फॉर्मूला है किसका, एल्किल हाइलाइड का, जो कि क्या है CnH2n+1। अब यहाँ पे n की जगह मान लीजिए 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी आप रख सकते हैं। x की जगह पे आप हाइड्रोजन ग्रुप यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको CnH2n+1 x किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है CnH2n+1x, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है और कई बार आया हुआ भी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि एक आपको रिएक्शन दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाते हैं, खासकर सेकेंड केमिस्ट्री के, यानी आपको खंड ख में देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया RCOOAg जो Br2 यानी ब्रोमीन से क्रिया करके RBr बनाती है। R आपका क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह होता है, आपको बताया ही था। Br आपका ब्रोमीन होता है। अब R ब्रोमीन क्या कहलाती है, अब इसमें कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो इसमें जो ये R ब्रोमीन बन रही है इस रिएक्शन में, वो R ब्रोमीन कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी। यानी ये कंप्लीट आपको रिएक्शन पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। अब ऑप्शन क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है सीमिट अभिक्रिया, या थर्ड ऑप्शन है हेल वेलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, या फोर्थ ऑप्शन है सिस्चेकी अभिक्रिया। तो इसमें आपको पहले ये रिएक्शन याद होना चाहिए। हमने आपको जब हुंस-डीकर अभिक्रिया पढ़ाया था तो वहां पे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता था वो RBr बनता था, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन क्या होती थी, हुंस-डीकर रिएक्शन होता है। और हुंस-डीकर रिएक्शन होता क्या है, RCOOAg, जिसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, Br2 यानी ब्रोमीन के साथ। तो Br2 ब्रोमीन जल के साथ जब इसका रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, यहाँ पे RBr तो बनता ही था, यानी RBr तो बनेगा ही, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि उत्पाद में RBr बनेगा। लेकिन उसके बाद भी इधर देखिए, यहाँ पे R के बाद COO और Ag है, यानी COO को हम क्या लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि O 2 है और C 1 है। और लास्ट में आपका बचा क्या, Ag, और इधर से एक Br हमारा और बचा है, तो क्या हो जाएगा AgBr, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है किसका, हुंस-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। यही आपका रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसमें आपको पहचानना था कि ये जो रिएक्शन दिया है कौन सा रिएक्शन है। तो ये कंप्लीट आपको रिएक्शन दिया नहीं है, पहली बात, केवल फर्स्ट उत्पाद बनाकर ही रिएक्शन को छोड़ दिया गया। यानी आपको कंप्लीट रिएक्शन आता होगा या पहचान कर पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन है, तो ही आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया, जो कि हुंस-डीकर अभिक्रिया है। हुंस-डीकर अभिक्रिया हमने आपको शॉर्ट वीडियो में भी करा रखी है, सभी नेम रिएक्शन आपको शॉर्ट वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल की कितनी मात्रा होती है। स्पिरिट आप जानते होंगे, जब इंजेक्शन लगाने के बाद आपको रुई से भिगो के कुछ गीला सा लगाया जाता है, जो नीला कलर लिक्विड होता है, वही आपका स्पिरिट होता है। अब पूछा जा रहा है कि स्पिरिट में कितना % एल्कोहल पाया जाता है, यानी कितनी % एल्कोहल की मात्रा होती है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि स्पिरिट में आपका कितना % एल्कोहल की मात्रा होती है। स्पिरिट में आपका 95.5%, ठीक है, 95.5% स्पिरिट में एल्कोहल पाया जाता है। इसीलिए स्पिरिट जो है वो जल्दी से जल भी सकती है, यानी स्पिरिट ज्यादातर ज्वलनशील होता है, यानी जल्दी से उसमें आग लगाने पे वो जल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट एंड सेकेंड है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं।
तो चौथा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है। जब हमने आपको ल्यूकास परीक्षण, टॉलन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण और मॉलिस परीक्षण पढ़ाया था तो बताया था कि सभी परीक्षण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो यहाँ पे ल्यूकास परीक्षण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि परीक्षण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोएल्केन, बी है एल्कीन, या सी एल्कोहल, डी एल्कीन। तो ल्यूकास अभिकर्मक में एल्कोहल की पहचान की जाती है, वो भी कौन कौन से एल्कोहल की। ल्यूकास जो अभिकर्मक है या ल्यूकास परीक्षण में, ल्यूकास परीक्षण में एल्कोहल की पहचान की जाती है। ये आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एल्कोहल की पहचान किससे की जाती है। तो ल्यूकास परीक्षण से एल्कोहल की पहचान की जाती है। अब बात करते हैं कि कौन से अल्कोहल की पहचान की जाती है। तो 1 डिग्री अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यानी अल्कोहल के जितने भी टाइप हैं, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, सभी अल्कोहल की पहचान ल्यूकास परीक्षण द्वारा की जाती है, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको नोट करना है। आपको पूरा ऑप्शन नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन नोट कीजिए और जो कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू बताया जाए वो कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा और राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए आपका गलत है क्योंकि नाइट्रोएल्केन की पहचान ल्यूकास अभिकर्मक से नहीं होती या ल्यूकास परीक्षण से नहीं होती। एल्कीन की भी पहचान ल्यूकास परीक्षण से नहीं होती, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन है एल्कोहल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ल्यूकास परीक्षण से एल्कोहल की ही पहचान की जाती है। डी ऑप्शन जो आपका एल्कील है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है, जो कि क्या है कि एल्कोहल की पहचान ल्यूकास परीक्षण से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि ईथर होते हैं। ईथर क्या होते हैं, उदासीन होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं। तो ईथर जो होता है ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। ईथर की प्रकृति जब हम आपको पढ़ाए थे तो वहां पे आपको बताया था कि ईथर आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है कि रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होते हैं। अब आपको रोजेनमुंड अपचयन या रिएक्शन जो है वो अगर पता होगा तो वहां से आप ये क्वेश्चन सही कर लेंगे, यानी कि आपका रोजेनमुंड अपचयन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो रोजेनमुंड हमने आपको शॉर्ट वीडियो में भी कराया है, लॉन्ग में भी करा रखा है, ठीक है। वहां से आप जाके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, बी ईथर, सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, डी हाइड्रोकार्बन। तो रोजेनमुंड अपचयन से आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये जब आप रिएक्शन जाके देखेंगे रोजेनमुंड अपचयन का तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के थ्रू, वहां पे पहला प्रोडक्ट ही आपका एसिटल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड ग्रुप का ही मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए जो एल्डिहाइड है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 6 आपका इंपॉर्टेंट है और 4th इंपॉर्टेंट है क्योंकि ल्यूकास अभिकर्मक का क्वेश्चन भी आया हुआ है, रोजेनमुंड अपचयन वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। नीचे आपका 7वां क्वेश्चन क्या है कि एसिटल्डिहाइड, अभी आपको बताया एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है। जैसे आपका ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल में विभेद करता है, टॉलन अभिकर्मक जो है आपका ग्लूकोज को पहचानने में मदद करता है या ग्लूकोज को पहचाना जाता है, वैसे ही एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद करने के लिए कौन से अभिकर्मक काम आते हैं। ऑप्शन ए है आपका हेंसबर्ग अभिकर्मक, बी है ल्यूकास अभिकर्मक, सी है सिफ अभिकर्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ल्यूकास अभिकर्मक अभी आपको बताया एल्कोहल की पहचान करता है, इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता।
हेंसबर्ग अभिकर्मक आपका एल्डिहाइड या एसीटोन की पहचान नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। डी हो ही नहीं सकता क्योंकि डी का ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो यानी डी भी आपका नहीं है। तो बच क्या गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सिप अभिकर्मक। तो यहाँ पे एक टॉपिक आप यहाँ पे लर्न भी कर सकते हैं कि सिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और एसीटोन का या एल्डिहाइड और एसीटोन में डिफरेंस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि क्या है सिप अभिकर्मक। यानी एल्डिहाइड और एसीटोन में अगर आपको डिफरेंस निकालना है, विभेद करना है, तो आप कौन से अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे, सिप अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आठवां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मलिन जली विलयन होता है। फॉर्मलिन किसका जली विलयन होता है? तो ऑप्शन ए है फॉर्मल्डिहाइड का, बी है फॉर्मिक अम्ल का, सी है फ्लूओरेसीन का, डी है एसिडल्डिहाइड का। तो फॉर्मलिन जो होता है ये आपका फॉर्मिक अम्ल का जली विलयन नहीं होता, फ्लूओरीन का भी नहीं होता, एसिडल्डिहाइड का भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है फॉर्मल्डिहाइड। यानी फॉर्मलिन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड का जली विलयन होता है। आप इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से आपको पहचान करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ऑप्शन ए है CH3COOH, ऑप्शन बी है ClCH2COOH, ऑप्शन सी है Cl2CHCOOH, ऑप्शन डी है Cl3CCOH। ठीक है, तो यहाँ पे CH3COH जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होता, ClCH2COOH ये भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होता। ऑप्शन सी है आपका Cl2CHCOOH, ये आपका क्या होता है प्रबल अम्ल होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक यही आपका है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है, Cl2CHCOOH। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक और जो आपके कम स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ये सब पहचान करने के लिए आपको डिटेल में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़ना पड़ेगा, वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन का क्वेश्चन आ गया है। रिएक्शन के आप जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा अरेंज किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपका अगर कनिजारो अभिक्रिया तैयार होगा तो यहाँ से आप ये रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो है क्या कि कनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी जो कनिजारो रिएक्शन आपने पढ़ा था, जो हमने शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ा रखा है, लॉन्ग में भी, वहां पे आप देखेंगे कि कनिजारो अभिक्रिया से जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बेंजोइक अम्ल, बी है टालुइन, सी है बेंजल्डिहाइड, डी है फार्मिक अम्ल। तो टालुइन तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि टालुइन जो है वो दूसरे रिएक्शन में बनता है। आपको रिएक्शन याद होगा तो आप पता कर लेंगे बहुत आसानी से कि कनिजारो अभिक्रिया में जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता था वो क्या बनता था, लास्ट में प्रोडक्ट आपका बेंजल्डिहाइड बनता था, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, ये आपका क्या बनता था, बेंजल्डिहाइड बनता था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कनिजारो रिएक्शन कंप्लीट देख लीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ही बनता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आपका 11वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया, आपको एक रिएक्शन दिया गया है, वो क्या है कि CH3COCl प्लस H2O, यानी इसका अपचयन हो रहा है। अब H2O से रिएक्शन करते हैं तो अपचयन होता है, अगर O2 से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीकरण होगा। यानी ये अपचयन का कोई रिएक्शन आपको दिया गया है। अब इसमें रिएक्शन में जो ये उत्प्रेरक है वो कौन है, प्लेटिनियम है और BaSO4। अब आप ध्यान दें कि ऐसा कौन सा आपने रिएक्शन किया था जिसमें आपके उत्प्रेरक PdBaSO4 था, CHCOCl और उसका आप अपचयन करा रहे थे, तो उसमें उत्पाद क्या बन रहा था,
तो ये जब हमने आपको रोजेनमुंड अभिक्रिया पढ़ाया था, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन आपको पहचानना आना चाहिए। आपको अगर रोजेनमुंड अभिक्रिया आ रही होगी तो वहां से आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया होती क्या है, जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो यहाँ पे रोजेनमुंड अभिक्रिया का ये क्वेश्चन है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब यहाँ पे रोजेनमुंड रिएक्शन है क्या, तो सी, ये रिएक्शन पहले जो दिया गया है वो नोट कर लें, CH3COCl प्लस H2O, यानी इसका हम क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं विथ प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4, यानी कि प्लेटिनियम और बेरियम सल्फेट BaSO4 की उपस्थिति में जो हम रिएक्शन करेंगे यानी अपचयन करेंगे। H2O का मतलब क्या है कि हम इसका अपचयन कर रहे हैं, तो इसका जब अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से CH3 इधर आ जाएगा, CH3 आ जाएगा पूरा का पूरा, और इधर का CO और एक H ले लेंगे, ठीक है, एक H आपका CO के पास आ जाएगा, तो CH3 CH3CHO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3CHO, यानी कि एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड बनेगा। और लास्ट में आपका क्या बच रहा है, Cl और H बच रहा है, यानी कि HCl आपका लास्ट में पीछे जुड़ जाएगा। लास्ट में आपका क्या बचेगा, इधर से एक H बच रहा है, इधर का Cl, तो लास्ट में आपका HCl जो है वो इधर जुड़ जाएगा। ये आपका कंप्लीट रोजेनमुंड रिएक्शन है और यही रिएक्शन आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें आधा रिएक्शन आपको दिया गया है, यानी यहाँ तक आपको दिया गया है। अब आपको ये रिएक्शन करके देखना है कि बनता क्या है। तो यहाँ तक आपको दिया ही गया है क्वेश्चन में कि CHCOCl प्लस H2O, यानी अपचयन करेंगे आप किसके प्रेजेंस में, PD यानी प्लेटिनियम, और उसके बाद BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो जब आप रिएक्शन करेंगे तो इधर से CH3COH यानी एसिटल्डिहाइड और HCl बनेगा। तो किस ऑप्शन में आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में कीटोन है, यानी ये गलत हो गया, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी में आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। सी में अम्ल है, ये भी गलत। डी में अल्कोहल है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी, हमें क्या प्राप्त करना था, एल्डिहाइड ग्रुप का कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे आपका एसिटल्डिहाइड हो चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां 10वां और इसमें के इस साइड के जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि आपको एमीन की पहचान करनी है कि ये कौन से डिग्री का एमीन है, 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री या 3 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, CH3 होल ब्रैकेट के बाहर फिर 3 फिर N है 1, क्या है कि ये कौन सा एमीन है। आपको ये देखकर ये स्ट्रक्चर देख के पहचानना है कि ये प्राथमिक एमीन है कि द्वितीयक एमीन है कि तृतीयक एमीन है। तो पहले आपको 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर बता देते हैं ताकि आप पहचान कर सकें। ठीक है, जैसे अगर आपका जो एमीन N है, N के साथ एक H जुड़ा है और इसके साथ आपका 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, 3 एल्किल ग्रुप यानी 3 R समूह जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। और अगर N के साथ एक H जुड़ा है और उसके साथ फिर एक H जुड़ा है और फिर 2 एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप है यानी 2 R देखने को मिल रहा है, तो ये आपका 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एक R देखने को मिलेगा यानी N के साथ एक H जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, फिर एक H जुड़ा है, फिर एक H जुड़ा है और केवल एक एल्किल ग्रुप, केवल एक R समूह जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी जितने एल्किल ग्रुप आपके NH से जुड़े होंगे, NH आपका एमीन समूह होता है, तो NH से जितने ज्यादा
एल्किल ग्रुप यानी R समूह जुड़े होंगे वो वैसा आपका क्या होगा, उतने डिग्री एल्डिहाइड होगा। जैसे यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप है तो ये 3rd डिग्री आपका एमीन हो गया, 2 एल्किल ग्रुप है तो 2 डिग्री एमीन हो गया, 1 एल्किल ग्रुप है तो 1 डिग्री एमीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पहचान लीजिएगा, इससे आपको ये क्लियर होगा कि एमीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। तो हमें पहचानना है एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है। आर ग्रुप का मतलब है कि आर ग्रुप के जगह हम CH3, CH2, C2H5 ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, R जहां जहां है यानी जहां जहां आपको R दिख रहा है वहां वहां हम CH3, CH2, C2H5 ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी हमें इस स्ट्रक्चर के थ्रू पता करना है कि कौन सा एमीन है। अब हमें दिया क्या है कि CH3 यानी जो आपका एक एल्किल ग्रुप है वो 3 बार है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाद देखिए 3 लिखा है, यानी CH3 3 बार है और N से 3 दफा जुड़ा हुआ है। यानी हो क्या जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो ये 3 डिग्री एमीन है। कैसे? N आपका दिया गया है और CH3 जो है वो 3 बार है, यानी CH3 फिर CH3 फिर नीचे आपका CH3 हो जाएगा और इधर आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। यानी देखा जाए तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका 3rd डिग्री एमीन है। क्या है? 3rd डिग्री एमीन है, जिसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना रखा है। यानी कि R R और R 3 बार आपको एल्किल ग्रुप दिख रहा है और ये आपका हाइड्रोजन से N जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 3rd डिग्री एमीन है। यानी ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो आप यहाँ पे CH3 जो है 2 ही बार जोड़ते और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देते। यानी 4 बॉन्ड आपको N के साथ कंप्लीट करना है, चाहे जैसे भी। तो ये आपका ये सोल्यूशन कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसका सोल्यूशन बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, आपको एक रिएक्शन दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन सा रिएक्शन है। यानी आपको पहले रिएक्शन आना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन क्या है कि R यानी एल्किल ग्रुप NH2 यानी एमीन से जुड़ा है प्लस CH3Cl3 प्लस KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कोहल की अभिक्रिया है। अब ये अभिक्रिया जो कंप्लीट रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? ऑप्शन नंबर ए युग्मन अभिक्रिया, ऑप्शन बी कार्बेल एमीन का अभिक्रिया, ऑप्शन सी हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया है या ऑप्शन डी सीमिट अभिक्रिया है। तो यहाँ ध्यान से देखें, पूरे रिएक्शन में आपको जो एल्किल ग्रुप है वो NH2 के साथ जुड़ा है और NH2 आपका एमीन होता है। अब किस ऑप्शन में आपको एमीन दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में आपको लास्ट में देखिए कार्बेल एमीन दिख रहा है, यानी कि कार्बेल एमीन आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, कार्बेल एमीन का ये अभिक्रिया या रिएक्शन है। ठीक है, आप वैसे भी रिएक्शन याद करेंगे जब कार्बेल एमीन का, तो यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप देख के पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन किसका है। 14वां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि कार्बेल एमीन अभिक्रिया क्या नहीं देता है। यहाँ पे नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पे आप ध्यान देंगे क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में यहाँ पे देता है आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक कर देंगे। तो कार्बेल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। ऑप्शन ए CH3 CH2 NH2 यानी कार्बेल एमीन जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उससे कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है? तो CH3 CH2 NH2 या ऑप्शन बी है आपका CH3 NH2 या ऑप्शन सी है आपका CH3 NH CH3 या ऑप्शन डी है C6H5NH2। इसमें से आपका कौन सा कार्बेल एमीन रिएक्शन नहीं देता? तो कार्बेल एमीन रिएक्शन जब आप कंप्लीटली देखेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट में आपको कहीं भी C6H5NH2 नहीं देखने को मिलेगा, यानी ये आपका अभिक्रिया में प्रोडक्ट नहीं देता, यानी कार्बेल एमीन कभी भी C6H5NH2 नहीं बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है कि 2 डिग्री यानी कि द्वितीयक एमीन है। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर देख के बताना है। अभी आपको बताया कि द्वितीयक एमीन में 2 एल्किल समूह होंगे और 2 हाइड्रोजन ग्रुप होगा और एक क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है NH2 यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप फिर NH2। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप फिर पीछे 2 हाइड्रोजन ग्रुप, यानी ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 2
एल्किल ग्रुप होने चाहिए और 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका क्या है, NH2R, एक एल्किल ग्रुप है, नाइट्रोजन से जुड़ा और 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका 1 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर है। ये ऑप्शन डी जो है ये आपका 1 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन सी पे चलते हैं। सी में देखिए 2 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हैं और 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ पे भी देखिए 2 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है, चाहे 1 हाइड्रोजन आप गिनिए चाहे 2 गिनिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, 2 डिग्री एमीन होगा। ठीक है, और लास्ट वाला जो आपका है ऑप्शन डी, ये 3 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपका है ही नहीं, ये 1 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर है, ये 3 डिग्री का है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि 2 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर है। और यही हमको पता करना था कि किस ऑप्शन में 2 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका 2 डिग्री का, अरे सॉरी सी में आपका 2 डिग्री का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि क्या है, 2 एल्किल ग्रुप, 1 नाइट्रोजन, जिससे 1 हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 तक। फिर 16 क्वेश्चन देखते हैं। सोलहवां क्वेश्चन आपका क्या है कि यौगिक जिसमें क्षारीय प्रकृति सबसे अधिक होता है, आपको पहचानना है कि कौन से यौगिक में क्षारीय प्रकृति सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है CH3 2 बार, यानी कि बाहर 2 लिखा है तो CH3 2 बार है। ठीक है, NH, ऑप्शन बी CH3 NH2, ऑप्शन सी CH3 3 बार, फिर N, फिर ऑप्शन डी है NH3। अब इसमें सबसे ज्यादा क्षारीय वो मॉलिक्यूल है जिसमें एल्किल ग्रुप की संख्या ज्यादा है। एल्किल ग्रुप की संख्या यानी कि जिसमें आपको CH3 जो ग्रुप दिख रहा है ये आपका एल्किल ग्रुप होता है, R समूह होता है। तो अगर CH3 की संख्या ज्यादा है जिसमें, वही आपका प्रबल क्षारीय होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में CH3 कितनी बार है, 2 बार, यानी ये आपका प्रबल क्षार नहीं है। ऑप्शन बी आपका क्या है, CH3, यानी यहाँ पे केवल एक ही बार CH3 यानी एल्किल ग्रुप है, तो ये भी आपका प्रबल क्षार नहीं है। ऑप्शन सी आपका क्या है, CH3 3 बार है, यानी कि सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप जो देखने को मिल रहा है, R समूह जो देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि जितने ज्यादा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। यानी अगर CH3 3 बार लिखा हुआ है तो यानी 3 एल्किल ग्रुप है, तो ये ज्यादा क्षारीय है एज कंपेयर टू आपके CH3 एक बार जो लिखा है उसकी तुलना में, और एज कंपेयर टू आपके CH2 जो आपका 2 बार लिखा है उसकी तुलना में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, CH3 3N, यानी कि CH3 3 बार है, फिर आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहचान कर सकते हैं। आपको देखना बस ये है कि एल्किल ग्रुप की संख्या कितनी है। अगर एल्किल ग्रुप की संख्या 3 है तो वही ज्यादा प्रबल क्षारीय होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। अब केमिस्ट्री में सबसे लास्ट वाला चैप्टर आपका जो है वो बायो से रिलेटेड है, तो बायो वाले बच्चे बड़े आराम से ये क्वेश्चंस कर लेंगे कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन 4 सुक्रोज। तो फ्रक्टोज जो होता है ये फल के रस से प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा मीठी शर्करा इसी को मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और फ्रक्टोज को फल से प्राप्त होता है तो इसे फल की शर्करा भी कहा जाता है। आप ये भी जानिए कि फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, फल की शर्करा, जबकि सुक्रोज को आपके गन्ने की शर्करा कहा जाता है। गन्ने की शर्करा, सुक्रोज का जो नाम है वो आपको कहीं कहीं गन्ने की शर्करा के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, सुक्रोज आपको गन्ने की शर्करा के नाम से भी मिलेगा। और ग्लूकोज को किसकी शर्करा कही जाती है, अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया कि ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कही जाती है,
फ्रक्टोज को फल की शर्करा, क्योंकि फल से प्राप्त होता है, और सुक्रोज गन्ने से प्राप्त होता है, इसलिए इसको गन्ने का शर्करा भी कहा जाता है। और अगर कंपेयर किया जाए सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो फ्रक्टोज आपका सबसे मीठी शर्करा होती है, जो कि फल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आपका 18वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि दूध से या दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी माल्टोज, सी ग्लूकोज, डी लैक्टोज। तो आप जानते हैं कि दूध में जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए इसमें शर्करा कौन सी पाई जाएगी, लैक्टोज शर्करा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बायो वाले बच्चे बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, क्योंकि वहां पे आपके बायो में भी दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। और आपको बता दें कि दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया काम आता है वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, और दूध से दही बनाने के लिए जो एसिड काम आती है वो क्या है, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे दूध में जो शर्करा पाई जाएगी वो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 19वां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि आरएनए में उपस्थित क्षारक कौन से हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड कितने होते हैं। आपको पहचाना है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड का पेयर दिया गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड का पेयर है। ऑप्शन ए है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये तो आपके आरएनए का नहीं होता है, ये आपका डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड है। किसका, डीएनए का, क्योंकि डीएनए में आरएनए के जैसे ही सब कुछ होता है, लास्ट में एक बॉन्ड चेंज होता है जो कि थायमिन होता है। ठीक है, फिर बी आपका क्या है, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, एकदम नहीं है। ऑप्शन सी आपका क्या है, साइटोसिन, थायमिन, एडमिन, यूरेसिल, ये भी आपका नहीं है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड ये भी नहीं है। ऑप्शन डी आपका है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर यूरासिल, यानी कि ये आपका क्या है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड में सब सेम है। देखिए एडेनिन भी है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, बस अगर थायमिन लास्ट में जुड़ा होगा तो वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होगा, और अगर यूरासिल जुड़ा होगा तो वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होगा। हमसे पूछा क्या गया है कि आरएनए में उपस्थित कौन से क्षारक होते हैं, यानी कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो आरएनए में आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल क्षारक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन हमने देख लिया है, 25 तक आपको देखना है। तो 20वां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड हैं। ये जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, आपको वैसे भी आना चाहिए और आता भी है। ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका विटामिन ए का क्वेश्चन आया हुआ है 22वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जो आप इग्नोर करते हैं, वही पूछ लिया जाता है। जैसे निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड है, ऑप्शन ए है माल्टोज, बी फ्रक्टोज, सी स्टार्च, डी सेलुलोज। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन मोनोसैकेराइड होता है। तो फ्रक्टोज आपका जो है वो क्या होता है, फ्रक्टोज आपका मोनोसैकेराइड होता है। इसका आपको स्ट्रक्चर बताया भी जाता है केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर में। फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, स्टार्च का, इन सब का डिटेल स्ट्रक्चर करके रिएक्शन भी बताया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड है। जब आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज स्ट्रक्चर है वहां का स्ट्रक्चर से रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड कौन है, तो फ्रक्टोज आपका क्या है, मोनोसैकेराइड होता है। 21वां आपका क्या क्वेश्चन है कि ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाते हैं। जब हमने टॉलन अभिकर्मक पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन आपको बताया भी था और कहा भी था कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा सकता है कि अभिकर्मक पहचाने कौन सा टॉलन अभिकर्मक है। तो ग्लूकोज या एल्डिहाइड जो है टॉलन अभिकर्मक यानी Ag2O। ठीक है, ये आपका टॉलन अभिकर्मक होता है। इससे क्रिया करके वो क्या बनाता है, तो रिएक्शन में जब भी टॉलन अभिकर्मक ग्लूकोज या एल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो रजत दर्पण बनाएगा। क्या बनाएगा,
रजत दर्पण, जो कि क्या होता है, एजी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, एजी है। और ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, रजत दर्पण, रजत दर्पण। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ग्लूकोज एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक यानी Ag2O से क्रिया करके रजत दर्पण Ag बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए, या जिसका नाम सेकंड नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है अरक्तता, बी त्वचा रोग, सी नपुंसकता, डी रतौंधी। तो त्वचा रोग, अरक्तता और नपुंसकता तो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी ही आपका राइट है, जो क्या है, रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से रतौंधी रोग होता है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। 23वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, आपको पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन ए सुक्रोज, बी सेलुलोज, सी लैक्टोज, डी माल्टोज। कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, ये आप पहचाने। तो सुक्रोज, उसके बाद सेलुलोज और माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों आपके क्या होते हैं, डाइसैकेराइड में ही आ जाते हैं। ग्लूकोज के तीनों एक प्रकार हैं। ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ग्लूकोज के ही प्रकार हैं, यानी ये डाइसैकेराइड में आ जाते हैं। तो डाइसैकेराइड में तीन चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। डाइसैकेराइड में तीन चीजें आती हैं। पहला आपका आता है सुक्रोज, फिर आपका लैक्टोज एंड लास्ट में आपका माल्टोज। ठीक है, ये डाइसैकेराइड में आ जाता है। तो बच क्या गया, सेलुलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जो डाइसैकेराइड में नहीं आता है वो है सेलुलोज। सेलुलोज आपके डाइसैकेराइड में नहीं आता है। अब डाइसैकेराइड में अगर पूछा होता कौन आता है, तो आप इन तीनों ऑप्शन को राइट कर सकते थे। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता है। यानी एल्डिहाइड जो समूह है वो कौन सा परीक्षण नहीं देता है। ऑप्शन ए टॉलेन परीक्षण, बी सीरप परीक्षण, या बी आपका सीप परीक्षण, सी आपका फेलिंग परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। अब टॉलेन परीक्षण जब आप देखते हैं तो उससे क्या बनता है, वो टॉलेन परीक्षण किसके परीक्षण के लिए है, ग्लूकोज के लिए, यानी ये नहीं हो सकता। ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह की पहचान किससे होती है। देखो, ग्लूकोज में उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान या कार्बोहाइड्रेट की पहचान जो होती है वो आपके जो मॉलिस परीक्षण था और उसके पहले का जो परीक्षण हमने एक आपको पढ़ाया था फेलिंग परीक्षण, उससे की जाती है। लेकिन अगर आपको ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह की पहचान करनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ परीक्षण करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ परीक्षण में आप देखेंगे कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड की पहचान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए 24 क्वेश्चन तक। फिर एक आखिरी क्वेश्चन आपको और बताना है जो कि 25वां क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है कि एस्कर्बिक अम्ल होता है। एस्कर्बिक अम्ल क्या होता है, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या हार्मोन। तो विटामिन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एस्कर्बिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, विटामिन। ठीक है, तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ जिसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करा दिए। इसके पहले आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया था बहुविकल्पी क्वेश्चन का, जिसमें आपको 21 क्वेश्चन कराए गए थे। सबसे ज्यादा आपको फिजिकल केमिस्ट्री के और थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं, जिसमें 21 क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, तो पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा इस वीडियो का, इस बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर आप सेकंड पार्ट देखिए। तो दोनों में मिला के अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में 21 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चन, यानी लगभग 46 क्वेश्चन हमने आपको ऐसे कराए हुए हैं जो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आए हुए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक ये वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। और फिजिक्स के हमने आपको 3 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 पार्ट में करा दिया है। वीडियो पार्ट 1 जो कि 1 घंटे 40 मिनट के ऊपर है, और वीडियो पार्ट 2 जो कि वो भी आपका 1 घंटे 40 मिनट या 30 मिनट के ऊपर है। उस दोनों वीडियो में हमने आपको 3 नंबर के पूछे जाने वाले पूरे फिजिक्स से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा दिया है। तो ये दोनों वीडियो भी आप जाके जरूर देखेंगे। यहाँ पे मैं उसका पोस्टर लगा दे रही हूँ, तो जाके आप प्लेलिस्ट में से वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।